अब देखिए रोटेशनल में एसएचएम, जब रोटेशन इन्वॉल्व होगा तो हम क्या करेंगे, रोटेट, पहले फाइंड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वहां है जहां टॉर्क 0 है। अब रोटेट स्लाइटली बाय थीटा, फाइंड टॉर्क, और टॉर्क को कंपेयर करो सी थीटा, हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अप्रोक्सीमेट करो, और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी। बस यहां अंतर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी थीटा स्क्वायर, और कांस्टेंट हाफ सी थीटा मैक्स स्क्वायर या हाफ आई ओमेगा मैक्स स्क्वायर। पहले ये फॉर्मूले फील हो गए। ये रोटेशनल एम्पलीट्यूड है थीटा मैक्सिमम, ये ओमेगा अंडर रूट के बाय एम नहीं है, यहां 2 ओमेगा चल रहे हैं, एक ये है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ऑक्सीलेशन वाली, और ये जो ओमेगा लिखा है वो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर स्पीड। ये वाकई में रोटेशन वाला एंगल है, ठीक है। ये तो एक हाइपोथेटिकल है जो ट्रांसलेशन में भी आया था, और शायद ये समझ पा रहे होगे, यहां थीटा इक्वल टू थीटा मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं। तो डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू थीटा मैक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फील आया। और यहां डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर, जिसे हम अल्फा कहते हैं, जिसे हम ओमेगा कहते हैं, लेकिन यहां कंफ्यूजन इस ओमेगा और इस ओमेगा में हो सकता है। ये ओमेगा अलग है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला है, ये तो ऑक्सीलेट जो कर रहा है उससे। ये ओमेगा वाकई में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है, इसीलिए मैं इसे ओमेगा ना कह के हमेशा डी थीटा बाय डी टी कहूंगा। अल्फा में कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि अल्फा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं ये सिंबल यूज नहीं करूंगा। सीधे ओमेगा स्क्वायर थीटा मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का नेगेटिव। तो देखिए डेफिनेशन बिल्कुल वैसी ही, एनालॉजी कंप्लीट है। बस हमें इसमें आई और सी ढूंढना है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। आई जनरली हमें सीधे समझ में आ जाएगा, आई के लिए हमें सोचना पड़ेगा रोटेशन कैसे हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए कोई डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो अलग अलग आंसर आएगा। इसके अबाउट अगर रोटेट कर रही है तो 1/2 mr स्क्वायर आएगा, इसके अबाउट रोटेट कर रही है तो 1/4, इसका 1/2 mr। किसी और एक्सिस के अबाउट तो कुछ और आ जाएगा। तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग आते हैं, तो हम ये देखेंगे कि कैसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। और सी तो जनरली हमें निकालना ही पड़ेगा, ही पड़ेगा, कभी कभी गिवन भी होगा। तो पहले सिंपलेस्ट एनालॉजी कि इसकी एनालॉजी किससे है, तो इसकी एनालॉजी सीधे ये टॉर्शनल स्प्रिंग, जैसे ये थी, ये डिस्क है, टॉर्शनल स्प्रिंग से बंधी हुई है, ये मैं शायद पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या है। अब हम अगर इसको थीटा घुमाते, तो सी थीटा टॉर्क आता, यहां एक्स घुमाते, एक्स मूव करते, फोर्स के एक्स आता, और ये रीस्टोरिंग टॉर्क सी थीटा है। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी, और आई क्या है, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर, या जो भी बॉडी होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट गिवन होगा, आई बाय सी। ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट था, जिसे हम टॉर्शनल पेंडुलम कहते हैं। और उम्मीद है ये समझ में आ रहा है कि ये भी ग्रेविटी किसी पे डिपेंड नहीं करने वाला, ग्रेविटी का रोल ही नहीं आया। तो ये टॉर्शनल मतलब ये सिंपली हमने इसमें चाबी भर दी और वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी। दूसरा हमारा सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है कि अगर हमने किसी बॉडी को सेंटर ऑफ मास पे ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ये सेंटर ऑफ मास पे कनेक्टेड है, तो इस पे अगर हम इसको थीटा डिस्प्लेस करते तो नीचे mg फोर्स आता, mg का टॉर्क इसको रोकता, लेकिन टॉर्क आता mg इंटू एल साइन थीटा। लेकिन अभी मजा नहीं आ रहा, मजा आएगा जब हम mg एल थीटा लिखेंगे। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट,
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय एम जी एल, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी लिखा है। अब एक बहुत जरूरी चीज समझना कि मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे एम एल स्क्वायर लिखा है, इसको पॉइंट मास माना, समझ गए? क्योंकि रियलिटी यह है कि ये पॉइंट मास जैसा ही है, रोटेट नहीं कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है। क्योंकि अगर सेंटर मास पे मैंने बांध दिया तो रोटेट करने का तो मौका ही नहीं है। रोटेट कराएगा कौन? एमजी भी सेंटर से पास हो रहा है, टेंशन भी सेंटर से पास हो रहा है, तो ये रोटेट नहीं कर रहा है, ये प्योर ट्रांसलेट कर रहा है। इसका मतलब अगर ये स्फीयर ऐसा होता, डिस्क जो भी है, तो ये ऐसे घूम रही है। देखिए हाथ ऐसे नहीं रोटेट हो रहा है कि ऐसे, ये फील है, ये खुद के अबाउट हाथ घूम गया है। ये देखिए थंब नीचे है, थंब हमेशा नीचे, ये फील है। तो ये प्योर ट्रांसलेशन का केस है। लेकिन अगर पहले थंब इधर था, अब ये देखिए थंब घूम गया, इसका मतलब ये बॉडी खुद के अबाउट भी घूम रही है। और अगर है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में एक और टर्म आएगा, आई सेंटर ऑफ मास। तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, शायद ये अच्छे समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, एक रॉड मैंने ऐसे रखी, अब मैंने इस रॉड को फ्री छोड़ दिया, तो अब ये रॉड जब जाएगी ये समझ में आया कि नहीं बताओ? ये आया? ये सिंपल पेंडुलम है। सिंपल क्यों? क्योंकि खुद के अबाउट रोटेशन नहीं है, ये प्योर ट्रांसलेशन का केस है, इसीलिए यहां एम एल स्क्वायर लिख रहे हैं। या प्योर ट्रांसलेशन का केस है तो हम इसको पॉइंट मास मान के भी सॉल्व कर सकते थे। पॉइंट मास मान के सॉल्व करते तो एम जी इधर था, मीन पोजीशन से ये डिस्प्लेसमेंट है, एम जी का ये कंपोनेंट इस पे लग रहा है, तो फोर्स कितना आया एम जी का साइन थीटा, और साइन थीटा को एक्स बाय एल लिख लूं, लिख सकता हूं। तो ये मेरा के हो गया, और मैं 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, आ गया आंसर वही। तो रियलिटी ये है कि ये रोटेशन का क्वेश्चन ही नहीं था, ये प्योर ट्रांसलेशन की बात चल रही है इस पॉइंट मास के लिए। रोटेशन तो तभी आता है जब बॉडी खुद के अबाउट रोटेट करे। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन में इसको पॉइंट मास मान पाया, इसको पॉइंट मास मान पाया। मींस आप हमेशा बॉडी को पॉइंट मास मान सकते हैं सेंटर पे रखा हुआ, अगर वो बॉडी रोटेट नहीं कर रही है। ये समझ में आया? रोटेट नहीं कर रही है, रोटेशन एक अलग चीज है और रिवॉल्यूशन अलग चीज है। रिवॉल्व करना जैसे ये रिवॉल्व कर रहा है, ये समझ में? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सीधे हाफ एम वी स्क्वायर है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे एम एल स्क्वायर है। कुछ जुड़ेगा नहीं 1/12, 1/12 एम एल स्क्वायर जुड़ेगा नहीं, सीधे जो डिस्टेंस आता वो है। लेकिन अगर ये ऐसे घूम रहा होता, ये फील आया? तो ये खुद के अबाउट भी रोटेट कर रहा है, तो एक 1/12 ये आता, एक एम एल स्क्वायर और आता। कुछ समझ में आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी इस पर डिपेंड करती है कि वो रोटेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर प्योर ट्रांसलेशन का केस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास मानो और एम आर स्क्वायर लगा दो। पक्का समझ में आया कि मैं सिंपल पेंडुलम को फिजिकल पेंडुलम से अलग क्यों डील कर रहा हूं? फिजिकल पेंडुलम अगला है। ये स्टेप्स हैं, पहले मेन पोजीशन निकालेंगे, रोटेट करेंगे, ये देखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, और ये कॉमन सेंस है। ये केस आप मेले में झूले से कंपेयर करिए, जो राउंड वाले झूले होते हैं उसमें हम सिर्फ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, समझ गए? लेकिन जो टोरा टोरा टाइप का वो कौन सा होता है, खतरनाक सा, रेंजर। हाँ, रेंजर वाले में हम रोटेट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरे घूम जाते हैं, हम पलट जाते हैं। ये समझ आया? क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं हमारी मुंडी उल्टी हो जाती है, क्योंकि हम 180 डिग्री जो ही मूव किए हम भी 180 डिग्री घूम गए। तो वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन नॉर्मल वाला झूला, उसमें हम ऐसे झूलते हैं, हमारा सिर हमेशा ऊपर रहता है,
तो उसमें हम प्योर रिवॉल्व कर रहे हैं, वो प्योर ट्रांसलेशन का केस है। फ्री टू रोटेट होता है ना उस पर, क्योंकि रिजिडली क्लैम नहीं है। और तीसरा फिजिकल पेंडुलम। हाँ, तो सिंपल पेंडुलम है नो रोटेशन ओनली रिवॉल्यूशन। तब जाके टाइम पीरियड 2π√L/g आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बॉब की साइज क्या है, बस सेंटर मास पे बंधा हुआ होना चाहिए, सो दैट ये रोटेट ना कर पाए। हाँ, फिजिकल पेंडुलम सिंपली ये है, जैसे कोई भी रिजिड बॉडी है, अगर मैंने कहीं हिंज कर दिया जैसे यहां, तो ये जो हिंज हुआ है ये इस तरीके से है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीधे इसी लाइन पे होगा, इक्विलिब्रियम में। और अगर मैं इसको किसी एंगल से छोड़ूंगा तो ये ऑक्सिलेट करेगा, और टाइम पीरियड इसका अलग अलग, उस पर अलग अलग आएगा। जैसे यहां ये है, यहां से करता, यहां से, तो टाइम पीरियड कम हो गया, कहीं ज्यादा भी हो जाएगा। ये फील आ रहा है कि अलग अलग जगह से हिंज करने पे टाइम पीरियड अलग अलग आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये था, सेंटर मास यहां से पास हो रहा है, थीटा घुमा दिया, तो इसका सेंटर मास थीटा घूम गया, तो इसका mg/L, इस पे टॉर्क कितना आ गया, mg/L sin थीटा। लेकिन अगर थीटा स्मॉल है तो mg/L थीटा, तो टाइम पीरियड बन गया 2π मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय mg/L। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का किसके अबाउट, इसके अबाउट। तो ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पक्का समझ गए। और ये mg/L में L क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और अब की बार जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो इस I की वैल्यू मेरे ख्याल से ICG प्लस ml² आएगी। ये फील आया। तो ICG प्लस ml², ml² अकेला ml² लिखा होता तो ये आंसर 2π√L/g बन जाता, अकेला ml² लिखा होता। लेकिन इसके साथ कुछ और लिखा है, इस वजह से टाइम पीरियड कुछ ज्यादा आएगा। टॉर्क उतना ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, प्रोसेस स्लो हो गई, टाइम पीरियड बढ़ गया। ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब स्लो हो गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये, तो यहां चूंकि ये खुद के अबाउट भी रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास तो रिवॉल्व कर ही रहा है और ये रोटेट भी कर रहा है, इसीलिए दो टर्म आएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई खास दिक्कत नहीं। मतलब इसके क्वेश्चन सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर मास के कैलकुलेशन के क्वेश्चन। क्या आपको सेंटर मास पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो ये क्वेश्चन हो गए। ठीक, तो एग्जांपल 1 पहला, सिंपल पेंडुलम, टॉर्शनल, सॉरी फिजिकल पेंडुलम और टॉर्शनल पेंडुलम and spring mass system. Each is oscillating with time period t in fixed space on earth. Find new time period whole system is moved to moon. Whole system is accelerated by E up on earth. जैसे ये था।
तो देखिए, एक सिंपल पेंडुलम है, एक फिजिकल है, एक टॉर्शनल पेंडुलम है और एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। सभी का ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड टी है। इस तरह एडजस्ट कर रखा है कि सभी का टाइम पीरियड टी है ऑन अर्थ, ये फिक्स सिस्टम पे। अब नया टाइम पीरियड, होल सिस्टम इज मूव टू मून। चलो, तो पहले कहां सर, टी बाय, हां क्या बनेगा, √6t टी टी। पहले ये समझ में आया? क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा टॉर्शनल और स्प्रिंग मास सिस्टम को, ऑल्दो इनकी मीन पोजीशन बदल जाएगी। क्योंकि मीन पोजीशन पे जो स्प्रिंग मास सिस्टम में एक्सटेंशन था, वो एक्सटेंशन 1/6 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि kx पहले mg के बराबर था, अब mg/6 के बराबर है। तो मीन पोजीशन पे जो एक्सटेंशन है वो बदल जाएगा, लेकिन एनर्जी भी बदल सकती है। लेकिन हम टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड तो सेम रहेगा, चाहे वो टॉर्शन की बात करें चाहे इसकी बात करें, क्योंकि दोनों में जी का रोल नहीं था। सिस्टम इज एक्सीलरेटिंग बाय e ऑन अर्थ। कितना हो जाएगा, पहले टाइम पीरियड t था जब g यूज हो रहा था, अब g की जगह क्या यूज होगा, g+a। तो g+a, तो टाइम पीरियड घट गया, पहले टाइम पीरियड था 2π√L/g, t डैश है 2π√L/g+a। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि ये भी यही आएगा, और बाकी दो, क्योंकि वंस अगेन एक सीडो आएगा, तो एक mg की जगह mg+a आ रहा है, तो नो डाउट एक्सटेंशन बढ़ गया, एक्सटेंशन कुछ और आ गया मीन पोजीशन का। लेकिन ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड तो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मीन पोजीशन शिफ्ट होगी लेकिन अंतर नहीं आएगी। तो थर्ड का आंसर t इंटू √g/6 का होल स्क्वायर प्लस a²√। कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन शायद अगले दोनों में, क्योंकि अगले दोनों में अंतर समझिएगा कि अगर मैंने इसको एक्सीलरेशन a कर दिया, तो अब क्या होगा कि स्प्रिंग मास सिस्टम में ma इधर आएगा, mg इधर आएगा, ये ma²+g² आएगा, या g डैश जो भी मानो ये आएगा। अब आप इनको भूल जाओ, ग्रेविटी इधर एक्ट कर रही थी, तो इसी को मैं mg फैक्टर मान लूं, तो बस मीन पोजीशन, ये नेचुरल लेंथ है, मीन पोजीशन पे ये x0 आएगा, और kx0 की वैल्यू mg फैक्टर होगी, और अब ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऑक्सीलेशन करेगा। फील आ रहा है, ये ऐसे ऐसे, पक्का समझ गए? क्योंकि ये अगर छोड़ देते तो यही रुका रहता, ऑक्सीलेट करवाएंगे तो ये ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। पेंडुलम की भी बात करें तो पेंडुलम में ये ऐसे रुका रहेगा और mg फैक्टर और टेंशन आपस में बराबर होगी, लेकिन अगर ऑक्सीलेट कराओगे तो ये इसके अबाउट ऑक्सीलेट करेगा। फील आ रहा है? लेकिन जब हम टॉर्क निकालेंगे तो जी का टॉर्क नहीं, जी फैक्टर का टॉर्क आएगा, तो टॉर्क में टोटल आएगा। ऐसी फिजिकल पेंडुलम में, अगर फिजिकल पेंडुलम को हमने छोड़ दिया जैसे ये था, तो ये वर्टिकल नहीं रहेगा, ये रोटेट कर जाएगा, ये ऐसे रहेगा, और ये सेंटर मास ऐसे पास हो रहा होगा, और जब डिस्प्लेस करेंगे तो ऑक्सीलेशन उसकी अबाउट होगी। तो मेन पोजीशन यहां भी बदल गई है, पहले मीन पोजीशन वर्टिकल वाली थी, अब तिरछी हो गई, लेकिन मीन पोजीशन के साथ टाइम पीरियड भी बदला है। इसकी सिर्फ मीन पोजीशन बदली है स्प्रिंग मास सिस्टम की, पहले वर्टिकल में था अब ये इधर है, मीन पोजीशन का एक्सटेंशन भी बदल गया लेकिन टाइम पीरियड वही रहा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जी को जी फैक्टर से रिप्लेस किया और सीधे फील हो गया कि क्या करना। ये पहला एग्जांपल। तो शायद ये समझ पा रहे होगे ये मैं लास्ट में क्या डिस्कस कर रहा था। ऑल्दो मेन पोजीशन चेंजेस in torsional and spring mass system as well. But T remains same.
बाकी में तो मेन पोजीशन भी बदल सकती है, टाइम पीरियड भी बदल सकता है। अब हम थोड़ा यहां वर्क एनर्जी थ्योरम टाइप की चीज देख लेते हैं। तो ये एक डिस्क है, ये वायर है ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट 400 न्यूटन मीटर पर रेडियन। उम्मीद है यूनिट समझ में आ गई होगी, क्योंकि टॉर्क सी थीटा है तो सी टॉर्क बाय थीटा है, और टॉर्क क्या है, न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, और ये हमारी डिस्क है जिसकी रेडियस 1/2 मीटर, मास 2 किलोग्राम, कुछ ऐसे ही बंधा हुआ है। ठीक है, इनिशियली सब कुछ नेचुरल लेंथ है। नाउ डिस्क इज रोटेटिंग बाय 3.6 by pi degree and released at t equal to 0. ठीक है, फाइन। पहला टाइम पीरियड, दूसरा थीटा एट टी, तीसरा मैक्सिमम एंगुलर स्पीड। एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेशन। तो ये वाकई में टॉर्शनल पेंडुलम ये कुछ ऐसा है। अब जरा सीधे ये समझने की कोशिश करिएगा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नेचुरल लेंथ, ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड राइट बाय x नॉट एंड रिलीज्ड। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। इसको मैंने क्या किया, थीटा नॉट से ट्विस्ट किया और छोड़ दिया। तो जब मैं ट्विस्ट करूंगा तो एक ट्विस्ट, समझ गया ना, तो टॉर्शन आएगा, उस टॉर्शन की वजह से रीस्टोरिंग आएगा। लेकिन जब तक ये नेचुरल लेंथ में आएगा तब तक टॉर्क की वजह से एनर्जी आ चुकी होगी, तो उस तरफ ट्विस्ट आ जाएगा। प्रैक्टिकली ये रुक जाता है, लेकिन आइडियल केस में ये ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करता रहेगा। पक्का समझ गए? हाँ, यहां क्या हुआ, हमने इसको यहां से छोड़ा, यहां तक आएगा, मैक्सिमम स्पीड आएगी, ऑक्सीलेट करेगा। क्लियर? यहां ओमेगा अंडर रूट एम के बाय एन, यहां ओमेगा अंडर रूट सी बाय आई, यहां पे वी मैक्स ओमेगा ए लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। यहां भी डी थीटा बाय डी टी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा थीटा मैक्स। फील हुआ? मैक्सिमम एंगुलर स्पीड हम ऐसे भी लिख सकते थे, आपको नहीं लिखना तो आपके पास यह भी तरीका था, हाफ सी थीटा मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा मैक्स स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का सम कांस्टेंट है और ये मैक्सिमम वैल्यू लिखी। टी इक्वल टू 0 पे ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये भी टी इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम पे है, मैक्सिमम एंगल देके छोड़ रखा। तो यहां अगर मैं एक्स का फंक्शन लिखता तो ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आता। इसका मतलब यहां फंक्शन लिखता तो थीटा इक्वल टू थीटा मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं यहां तक, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड यही वाला क्वेश्चन था, बस हमारी वैल्यू स्लाइटली बदल गई। ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेशन, यहां यही टोटल एनर्जी है, इसी को एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेशन कहते हैं। काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है, ये टोटल है, ये भी टोटल ही है। तो यहां भी टोटल लिखें, या तो ये एनर्जी लिखें या ये, जो आसान लगे। पक्का समझ गए? चलो, तो अब हम आते हैं सभी को। तो पहले हमें क्या क्या दे रखा है, तो पहले एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड मतलब थीटा मैक्स। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3.6 बाय पाई डिग्री, लेकिन यही सुधार लो, बाद में गड़बड़ ना हो, पाई इंटू पाई बाय 180 आ गया समझ में? तो 1/50 आ गया, 1/50 रेडियंस। अच्छी बात है, छोटा है मतलब
हालांकि इसमें कोई जरूरत नहीं थी कि छोटा होना चाहिए थीटा, क्योंकि इसमें हमने कहीं यूज ही नहीं किया, क्योंकि टॉर्क ही हमारा सी थीटा है। प्रैक्टिकली थीटा छोटा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इलास्टिक लिमिट कुछ ही समय तक स्ट्रेट लाइन होती है। बड़े स्ट्रेन के लिए ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं बचती, तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाएगी प्रैक्टिकली। लेकिन हम तो आइडियल केस की बात कर मान रहे हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन है। स्प्रिंग में भी कौन सा हम ध्यान देते हैं कि कब तक ये लीनियर है, समझ गए? वैसे ही इसमें कुछ नहीं दिया, हमने मान लिया हमेशा लीनियर है, तो सिंपल था। लेकिन प्रैक्टिकली थीटा स्मॉल होना चाहिए इसके लिए भी। चलो 1/50 रेडियंस, ये एम्पलीट्यूड आ गया अपना। अब हमें चाहिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एंगुलर वेलोसिटी यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वाकई में किसी असली एंगल का रेट ऑफ चेंज नहीं है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कौन सी? C/I वाली। 2π√I/c टाइम पीरियड है, तो C/I। C कितना है? बहुत अच्छी बात है, ऐसा यूनिट है। I कितना है? हाफ m r²। कोई दिक्कत तो नहीं? तो कुछ कट रहा है? ये 2 से 2 कटा, 2 बाहर आया, 20 ऊपर आया, 40 पर सेकेंड, ये ओमेगा आया। तो टाइम पीरियड 2π/ω, π/20 सेकेंड्स, ये टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी 20/π हर्ट्ज। चलो टाइम पीरियड मिल गया। अब हमसे पूछा है थीटा एट टी, तो थीटा हमें समझ में आ रहा है, थीटा मैक्स 1/50 साइन ओमेगा 40t प्लस π/2। पक्का फील आया? थीटा इक्वल टू थीटा मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 5, और चूंकि इनिशियली मैक्सिमम एंगल था इसलिए ये मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, तो डी थीटा बाय डी टी, और डिफरेंशिएट करते तो 40/50 आता, कॉस 40t प्लस π/2। इसका मतलब डी थीटा बाय डी टी मैक्स इज सिंपली 4/5 रेडियन पर सेकेंड। और सही बात है, ओमेगा ये लिखा है। एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेशन, तो एनर्जी आएगी हाफ सी मैक्स स्क्वायर या हाफ आई ओमेगा मैक्स स्क्वायर, आपकी मर्जी। सी कितना है? 400। थीटा मैक्स कहीं था हमारे पास 1/50 का होल स्क्वायर, तो 200/2500, सही है, 2/25। तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 0.04 जूल, 88। और खास मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया कौन सा लिया? क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है। इसी क्वेश्चन में अगर ये मैंने यहां से स्प्रिंग लगाई होती ऐसे, तो ये इस तरह ऑक्सीलेट करता, तो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr² आता। इसके अबाउट हाफ mr² प्लस mr², ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन पहला आसान रखता हूं। इन 3 केस में टाइम पीरियड देखिएगा। m1 रेडियस, m1l, m2r। हाँ, तो इसमें तीनों ही पहले ये समझिए फिजिकल पेंडुलम है। फाइंड टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑक्सीलेशन इन ईच। अब देखिए, ये भी फिजिकल पेंडुलम है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से घूम रहा है, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है। तो 2π√I/mgl। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, क्योंकि ये इसके अबाउट घूम रहा है, तो हाफ mr² प्लस mr² बाय mgr। पक्का समझ में आया? सेंटर मास ये। दूसरे वाले क्वेश्चन में
इसके अब देखिएगा, पहले तो ये समझिए कि ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब हमने इसको यहां पकड़ रखा है और ये इस तरह घूम रहा है। अंतर आ जाता अगर ये ऐसे घूम रहा होता, तो आंसर कुछ और आता, क्योंकि अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, अभी ये इस तरह घूम रहा है, तो आंसर बदल जाएंगे। ठीक है, हाँ, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पहले भी उतना ही है और अब भी इतना। ये फील आया? तो सेंटर ऑफ मास 2 पाई, एक मिनट तो ये लिख ही देता हूं सो दैट समझ में आ जाए, अगले पार्ट में बोले। ये लिया सेंटर ऑफ मास, ये है सेंटर ऑफ मास, ये है। तो 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय एम जी, सेंटर ऑफ मास कितना, r माइनस 4r बाय 3 पाई। याद आया कुछ? तो इसका आंसर भी यही है, इसका आंसर भी 2 पाई अंडर रूट एम जी r माइनस 4r बाय 3 पाई, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस तो उतना ही है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से। ये तो दोनों ही केस में सेम है, लेकिन अंतर आ रहा है, रोटेशन की टेंडेंसी इस तरह की है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना मुश्किल है। पहले मैं समझाता हूं कि हमें इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट पता है, एम और आर का, इसका ऐसे तो नहीं पता, लेकिन इसको कंप्लीट कर दूं अब तो पता है। अब इसका 1/4 2m r स्क्वायर है, लेकिन इसका आंसर आधा है, तो 1/4 m r स्क्वायर। याद आया? इसका वही है जो आंसर इसका है, क्योंकि इसका नहीं पता था, हमने कंप्लीट किया। अब आप अगर सोचो कि इसको कंप्लीट कर दो, तो कौन सा इसका आंसर आपको पता है? और अगर आपने कंप्लीट ऐसे कर दिया तो फिर इन दोनों का बराबर नहीं है, अब आधा आधा थोड़ी कर सकते हो। इसका आंसर पता है, इसके अबाउट 5/4 mr स्क्वायर, 1/4 प्लस mr स्क्वायर, लेकिन आप आधा आधा नहीं कर सकते। पक्का समझ गए? तो इसका आंसर पता है, मुझे आंसर इसका निकालना है। डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस नहीं लगेगा, पहले इससे 1/4 mr स्क्वायर माइनस m 4r बाय 3 पाई होल स्क्वायर प्लस m इंटू r माइनस 4r बाय 3 पाई। बस यही याद दिलाना था इसमें। ठीक है, तो सेंटर मास भी याद आ गया। बस यहां पे अंतर क्या आएगा कि पैरेलल एक्सिस इस और इसके बीच में लगेगा। ये फील आया? और इसके अबाउट कंप्लीट करो, हाफ mr स्क्वायर बनेगा। मेरे ख्याल से बाकी सब कैलकुलेशन जो कहता हूं, m 4r बाय 3 पाई का होल स्क्वायर प्लस m r माइनस 4r बाय 3 पाई का होल स्क्वायर। क्लियर? और लास्ट जो मैं लिख रहा था, चौथा एग्जांपल ये था इसी का। ये ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, ये ऐसे ही था ना। अब इसका आंसर 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1l m2r। तो पहले इस रॉड का इसके अबाउट 1/3 m1l स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात, इस डिस्क का इसके अबाउट, और डिस्क का खुद के अबाउट हमें पता है कितना, 1/4 प्लस m2l स्क्वायर। ये इमेजिन करिए कि डिस्क का डायमीटर के अबाउट पता है। इमेजिन करिए डिस्क ऐसी रखी है और डिस्क ऐसे घूम रही है, सोचो ऐसी तो है। तो डिस्क का खुद के डायमीटर के अबाउट 1/4 mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। डिस्क का डायमीटर एक्सिस के पैरेलल है, डिस्क का डायमीटर एक्सिस के पैरेलल लग नहीं रहा, लेकिन क्योंकि हम सामने से देखें, बिल्कुल जब ये डिस्क ऐसी दिखती और ये ऐसा दिखता, तो ये डायमीटर एक्सिस के पैरेलल है, तो 1/4 mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। ये फील आया? इसी में अगर ये ऐसा होता तो 1/2 mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। कुछ समझ रहे हो कि रोटेशन से हम अंदाज लगा रहे हैं कि आखिरकार क्या आंसर आएगा। नीचे अब या तो इन दोनों का सेंटर मास निकालो,
लेकिन बेहतर है हम इंडिविजुअली दोनों का लिख लें। इसकी वजह से टॉर्क कितना आता, m1g L बाय 2, इसकी वजह से m2g R, सॉरी L m2g L। और सही बात है, जरा इसको थीटा घुमाइए। जब ये हम थीटा घुमाते तो एक टॉर्क इसका आता, एक टॉर्क इसका आता, इसका फोर्स आता m1g, इसका आता m2g, m1g का ये वाला, m2g का ये वाला, तो उसमें L बाय 2 आता है, इसमें L आता। ये कह रहा हूं डिस्क ऐसे घूम रही है इस तरीके से, ये रॉड ऐसी लगी है, डिस्क कैसे घूम रही है, समझ में आ रहा है? अब आप सोचिए कि इस एक्सिस के अबाउट डिस्क ऐसे घूम रही है, तो ये इसका डायमीटर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। ये एक्सिस है, ये ऐसा है, ये ऐसे घूम रही, तो इसका डायमीटर इसके पैरेलल है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये लगती है इसमें और इसमें। इसका डायमीटर के अबाउट 1/4 है प्लस ml स्क्वायर। लेकिन डिस्क अगर ऐसी थी तो फिर डायमीटर पैरेलल नहीं है, एक्सिस वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो एक्सिस के अबाउट लगता और प्लस ये लगता। हो गया समझ? तो क्या है, 3D फिगर में लगता नहीं कि ये लाइन ऐसी लगती है, ये तिरछी है, ये ऐसी है। इसका फिगर 3D ऐसे सोचिए, ऐसे दिखता। अब समझ में आ जाएगा कि ये इसके पैरेलल है। डिस्क सामने से एक लाइन ही तो दिखेगी। क्वेश्चन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ फॉलोइंग। एक मिनट,
हाँ बोलो क्या कह रहे थे? किसमें? ओके, ये हाइट नहीं थी, L/2 मान लो, L/3 मान लो, चल L/3, हाँ देनी चाहिए थी। हाँ देखिए क्वेश्चन समझ लो पहले, पहला तो सीधे समझ आ रहा है। दूसरे में एक दीवार है, ये एक थ्रेड है, ये मास m है, ये जाएगा लेकिन थ्रेड इससे टकराएगा तो फिर कुछ और एंगल मूव करेगा, वापस आएगा, फिर ऐसे ही ऑक्सीलेशन कर रहा है। सी में दो पार्ट हैं सो दैट कंपैरिजन हो जाए। एक बार मैंने सेंटर मास पे ये रॉड ये लगा रखा है, एक बार मैंने क्या किया, दोनों तरफ ये बांध रखा है, और शायद ये समझ रहे होंगे ये ऑक्सीलेशन ऐसे होंगे, लेकिन ये ऑक्सीलेशन ऐसे होंगे। ये फील हो रहा है? क्योंकि ये जब आप थीटा घुमाओगे पूरा रॉड थीटा घूम जाएगी, लेकिन ये जब थीटा पे फिगर बनेगा तो इसका ऐसा बनेगा, इसका किसी थीटा पे फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा। उम्मीद है समझ गए होंगे दोनों में। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, एक रॉड मास m1 डिस्क m2 रेडियस r ऐसे है, अब ये ऑक्सीलेट कर रहा है, लेकिन यहां बड़ा अंतर है, यहां मैंने दो कीलें ठोक रखी है, एक इधर भी ठोक दी एक इधर भी ठोक दी, तो ये रिजिडली क्लैंप हो गया इससे। अब मैं ऑक्सीलेट करा रहा हूं, एक बार ये फ्री टू रोटेट है, ये इसके साथ बंधा हुआ नहीं है, सेंटर ऑफ मास पे हिंज है बस, तो ये फ्री टू रोटेट है और डिस्क इज रिजिडली क्लैंप्ड, और दोनों में ही ऐसे ऑक्सीलेशन है। अब आपको बताना है टाइम पीरियड क्या आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ये मैंने रॉड लिखा नहीं लेकिन अंडरस्टूड है, मास m लेंथ n किसी x पे हिंज कर रखी है। अब आपको x बताना है कि इसका टाइम पीरियड मिनिमम आए, मैक्सिमम तो समझ में आ रहा है L/2 है, मैक्सिमम L/2 है, लो, क्योंकि मैक्सिमम अगर सेंटर मास पे हिंज कर दिया तो ये रोटेट ही नहीं करेगा, मतलब कभी वापस ही नहीं आएगा। कि अगर सेंटर मास पे हिंज किया और थीटा से छोड़ा तो कभी वापस नहीं आया, मतलब टाइम पीरियड इंफिनिटी है, क्योंकि ऑक्सीलेट ही नहीं कर रहा, मतलब टाइम पीरियड इंफिनिटी होना है, जीरो होना नहीं है। डजंट ऑक्सीलेट मतलब टाइम पीरियड इंफिनिटी है, कि आपने कहीं से छोड़ दिया वापस आ ही नहीं रहा है। चलो अगले में देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, कि अगर आपको ये पता करना है किसी भी आड़ी टेढ़ी कोई बॉडी होती, जैसे ये बॉडी होती और ये हिंज कर दिया, बताओ पूछा टाइम पीरियड इसका कितना है, तो आपको ऑब्वियसली सेंटर मास ढूंढना पड़ेगा, उससे डिस्टेंस चाहिए सेंटर मास से, और फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। सेंटर मास तो हम फिर भी निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी मुश्किल है। सेंटर मास कैसे निकालेंगे, पता ही नहीं है, बॉडी आड़ी टेढ़ी बॉडी है, कुछ नहीं पता, लेकिन सेंटर मास फिर भी निकल आएगा, बड़ा आसान सा है। ये है आड़ी टेढ़ी बॉडी, हालांकि है नहीं, मान लिया मैंने, तो मैंने क्या किया, यहां से हिंज किया, इसको छोड़ दिया, इक्विलिब्रियम में आने दिया, कभी ना कभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। इससे एक वर्टिकल एक थ्रेड लिया जिसको लटका दिया, उस थ्रेड पे एक लाइन खींच दी हमने, तो एक वर्टिकल लाइन यहां से खींच सकते हैं। वर्टिकल लाइन खींचने के लिए आपने अगर कभी घर का काम होते हुए देखा है तो वो कुछ ऐसा सा लिए रहते हैं और इसको धागे से लटकाते हैं, धागे से लटकाते हैं और धागे को कलर में डुबा लेते हैं और एकदम से ऐसे मारते हैं तो वर्टिकल लाइन बन जाती है। ऐसा करते हैं, नहीं देखा? अरे एक मिनट, घर बनाने वाले जो होते हैं उनमें जब उनको ये देखना पड़ता है कि दीवार वर्टिकल है कि नहीं, या गेट काटना है तो वर्टिकल लाइंस चाहिए, तो वर्टिकल लाइंस बनाएगी कैसे, स्केल इतना बड़ा तो होता नहीं, तो क्या किए रहते हैं, एक हैवी मास एक ऐसा और उस पर थ्रेड होता है, ये काफी हैवी होता है सो दैट थ्रेड टाइट रहे, और इस थ्रेड को किसी कलर में डुबो लिया, कलर कोई सा भी बना सकते हैं, कलर में डुबो लिया और इसको यहां से लटकाया और ये काफी टाइट है तो उसको नीचे पकड़ लिया तो ये वर्टिकल ही होगा, उसको एकदम से ऐसे खींच के छोड़ते हैं, इसको ऐसे खींच के छोड़ेंगे तो थ्रेड जोर से टकराएगा पीछे तो उसका कलर यहां आ जाएगा, तो ऐसे वर्टिकल लाइन बनाते हैं, फिर उसको काटते हैं। समझ गए? हाँ, तो बस वही कुछ यूज कर रहा हूं कि यहां से लिया, वर्टिकल लाइन मिल गई, निशान आ गया, एक सेंटर मास पक्का इस लाइन पे, कहीं और पकड़ के लटका दो,
अब सेंटर मास पक्का उस लाइन पे, और दोनों का इंटरसेक्शन ही सेंटर ऑफ मास है। हमें पता नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। फील आया? तो सेंटर ऑफ मास तो ढूंढ लिया, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वाकई में मास का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ज्योमेट्री चाहिए। लेकिन रियलिटी यह है कि टाइम पीरियड निकालने के लिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए, मुझे रेशियो चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एमजीएल का। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं कि इसको जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, जैसे इक्विलिब्रियम ये थी, इससे एग्जैक्ट 90 डिग्री घुमा दो, एग्जैक्ट 90 डिग्री घुमा दो और छोड़ दो। जब ये बॉटम पे पहुंचेगा उस समय अगर किसी तरह आप एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी वाला, तो आपको सीधे आई और एमजीएल का रेशियो मिल जाएगा और उससे टाइम पीरियड निकल आएगा। ठीक है? शायद पिछली डीसीटी में ये क्वेश्चन था कि स्प्रिंग मास सिस्टम का आंसर कैसे निकालते हैं। बताता हूं स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड। या तो आपको के और एम दोनों पता हो, या आपको के और एम पता ना हो, आप सिर्फ ये देखो नेचुरल लेंथ से इक्विलिब्रियम तक जाने दो। इक्विलिब्रियम आ गया, ये लेंथ बस एक्स नॉट निकाल लो और आंसर आएगा 2 पाई अंडर रूट एक्स नॉट बाय जी। क्यों? क्योंकि के एक्स नॉट ही तो एम जी है। हमें अंडर रूट के बाय एम चाहिए या एम बाय के चाहिए, वो क्या है? एक्स नॉट बाय जी। कुछ फील आया कि इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको के और एम दोनों की जरूरत नहीं है, आपको रेशो की जरूरत है। और अगर आप सीधे ये देख लो कि नेचुरल लेंथ से कितना खिंचाव इसके अंदर आ गया है, तो ये एक्स नॉट बाय जी आ जाएगा। कंफ्यूज मत होना कि जी पे डिपेंड कर रहा है, ये भी जी पे डिपेंड करेगा और जी वाला फैक्टर कट जाएगा, एम बाय के ही बचेगा। लेकिन अच्छी बात है कि अगर मुझे सिर्फ ये एक्सटेंशन मिल गया तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। ऐसे ही सिर्फ यहां ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो यहां पे भी रेशियो मिल जाएगा जो हमें चाहिए। पहले ये समझ में आ गया पक्का मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर आपको टाइम पीरियड पता करना है स्प्रिंग मास सिस्टम का, तो सिर्फ आपको नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन ही चाहिए कि इक्विलिब्रियम तक एक्सटेंशन कितना था, और सीधे ये फॉर्मूला। पक्का समझ गए? चलो, तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ 33 यही क्वेश्चन है कि 33 में K1 K2 नहीं दे रखे हैं। 33 क्वेश्चन में सीधे सिर्फ एक्सटेंशन दे रखा है। लो ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml स्क्वायर प्लस 1/12 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर आ गया। ठीक है, mgl/2 mgl इंडिविजुअली इसका अलग लिखा, इसका अलग लिखा। चलो सेंटर ऑफ मास के लिए लिखते तो 2mg 3l/4। सेंटर मास 3l/4 पे, मास 2m है। क्वेश्चन 2 मेरे ख्याल से सीधे समझ में आ रहा है कि ये ऐसे कुछ आएगा, और ये भी समझ में आ रहा है ये थीटा डैश थीटा से तो बड़ा होगा, लेकिन शायद ये भी समझ में आ रहा है ये हाइट सेम होगी। मुझे तो पक्का समझ में आ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो उतनी आएगी ना mgh। तो अगर हमसे ये थीटा डैश पूछा जाता, जो कि पूछा नहीं गया है, अगर पूछा जाता 2l/3, तो ये हाइट दोनों जगह से बराबर कर दूं। ये हाइट कितनी है? l1 माइनस कॉस थीटा, और ये कितनी है? 2l/3 1 माइनस कॉस थीटा डैश। ये फील आया? क्योंकि जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है उतनी इसके पास है, तो ये हाइट दोनों जगह से बराबर आएगी। तो l माइनस l कॉस थीटा और 2l/3 माइनस 2l/3 कॉस थीटा। हालांकि हमें जो पूछा है वो तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आधे में ऑक्सीलेशन इसके हैं, आधे में इसके हैं। तो पाई अंडर रूट l/g प्लस पाई अंडर रूट 2l/3g। पेंडुलम की साइज बदल गई, तो ऑब्वियसली थीटा बढ़ जाएगा। ठीक है, और वो ऐसे निकालेंगे अगर पूछा गया होता तो। जगह खाली कर लेता हूं। हाँ, इसका टाइम पीरियड कितना बनेगा? 2 पाई अंडर रूट सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस अगर इसका y होता,
सेंटर मास से y होता तो I 1/12 ml स्क्वायर प्लस my स्क्वायर अपॉन mgy। ऑब्वियसली y ही L/2 माइनस x है, ठीक है। और ये बना और बाकी सब बाहर ले लूं तो L स्क्वायर बाय 12y प्लस y, सही है, क्योंकि बाकी सब अलग कर दिया, m/g अलग कर दिया। और यहां से समझ में आ रहा है AMGM लगा लूं, मैक्सिमम मिनिमा भी कर सकते थे, मैक्सिमम मिनिमा, तो मैक्सिमम मिनिमा भी आसान है, L स्क्वायर बाय 12y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, y की वैल्यू L/√12, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए L/2 माइनस L/√12, और मैक्सिमम कहां आया, दूसरे का L/2 पे, पहले का आंसर दूसरे का आंसर। आगे समझ में, फंक्शन निकालो मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व कर दो, लेकिन मैंने यहां से लिया क्योंकि यहां से ज्यादा आसान पड़ रहा था। सी तीसरा पार्ट इसका, और मेरे ख्याल से ये तो सीधे 2π√L/g क्लिक कर गया होगा, ये बस 2π√, ये फिजिकल पेंडुलम है, 1/12 ml स्क्वायर प्लस ml√3/2 होल स्क्वायर बाय mgL√3/2, यह आया समझ? क्योंकि ये फिजिकल पेंडुलम है तो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से डिस्टेंस L√3/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट 1/12, इसके अबाउट ये। और शायद ये समझ रहे होंगे अगर ये टर्म नहीं होता, अगर ये टर्म नहीं होता तो 2π√L/g बनता, वेयर L इज इक्वल टू L√3/2। ये टर्म नहीं होता तो 2π√L'/g बनता और L' L√3/2 होता, लेकिन ये होने की वजह से आंसर बदल रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड 2π√, नीचे वाला टर्म तो सेम है m1gl/2 प्लस m2gl, ये फील आया। डिनोमिनेटर में तो दोनों में एक ही चीज होनी है, अंतर है न्यूमरेटर का। रॉड का 1/3 m1l स्क्वायर, रॉड का 1/3 m1l स्क्वायर, डिस्क का m2r स्क्वायर, डिस्क का 1/2 mr स्क्वायर, m2r स्क्वायर l स्क्वायर सॉरी, प्लस m2l स्क्वायर। ये समझिएगा कि m2l स्क्वायर इसमें भी है, m2l स्क्वायर इसमें भी है, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म है, इसका आंसर ये है। तो उल्टा तो नहीं लग रहा है कहीं, दरअसल ये जो फ्री टू रोटेट है वो रोटेट नहीं होगा, जो फ्री टू रोटेट है वो रोटेट नहीं होगा क्योंकि वो फ्री है, जस्ट उल्टा है। ये फ्री टू रोटेट, ये डिस्क ऐसे घूमे, ये ऐसे ही रहेगी, लेकिन इस डिस्क का घूमना मजबूरी है इसके साथ, इस डिस्क का रोटेट होना मजबूरी है। ये डिस्क रोटेट नहीं हो रही है, लग रहा है कि ये रोटेट हो रही है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में रोटेट होते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये रोटेट हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इसीलिए इसके रिस्पेक्ट में घूमती हुई दिख रही है, लेकिन घूम नहीं रही है। क्यों? अगर इसकी ये लाइन इधर होती तो जब ये यहां थीटा घूमता तब भी ये लाइन इधर ही होगी, लेकिन इसकी ये लाइन इधर है, जब ये थीटा घूमेगा तो ये लाइन इधर होगी, मतलब ये घूम रहा है, वो नहीं घूम रहा है, इसीलिए इसमें पॉइंट मास की तरह ml स्क्वायर आएगा, इसमें ml स्क्वायर तो आएगा, एक खुद के अबाउट हाफ mr स्क्वायर और आएगा। आखिरकार समझ गए? तो जस्ट उल्टा था, जो फ्री टू रोटेट है उसका रोटेट होना जरूरी नहीं है क्योंकि मजबूरी नहीं है रोटेट हो, इसीलिए रोटेट नहीं होगा, लेकिन इसकी मजबूरी है कि रॉड के साथ घूमना पड़ेगा, इसीलिए रिलेटिव रोटेशन नहीं दिख रहा है क्योंकि दोनों रोटेट कर रहे हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसे घूम रही है ना, ये ऐसी थी, ये ऐसी थी, लेकिन ये इसके अबाउट थोड़ी ना घूम रही है, घूमते इसके अबाउट रही है ना, तो पहले इसके अबाउट का आंसर, फिर ये डिस्टेंस। ये 1/24 कहां से आता है, किसका आंसर है 1/24?
सुनो, इस एक्सिस का और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, इसका, और इन दोनों का 1/12 है। ऐसा नहीं है कि इनका 1/12, इनका 1/12, इसका 1/24। समझ गए ना, इसके अबाउट 0 है। ठीक है, वो गड़बड़ी इसलिए क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए ट्रू होती है। ठीक है, तो यहां कॉमन सेंस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 और इन सभी एक्सिस के अबाउट बराबर है। हाँ, अगला क्वेश्चन ये गंदा सा कि अगर हमने यहां से छोड़ा तो फाइनली ये इधर पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 90 डिग्री एल से एल। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो एम जी एल बाय आई इज इक्वल टू ओमेगा बाय रूट ओमेगा स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं। तो 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी एल, 2 पाई अंडर रूट 2 बाय ओमेगा स्क्वायर, 2 रूट 2 पाई बाय ओमेगा। ये टाइम पीरियड है। कुछ समझ में आया? वर्क एनर्जी थ्योरम से एम जी एल, एल क्या है? सेंटर मास का डिस्टेंस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई भी उसी के अबाउट है, एल भी वही है जो हमें चाहिए। हमें एक्चुअली इनका रेशियो चाहिए ओमेगा स्क्वायर बाय 2। अब टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी एल, 2 बाय ओमेगा स्क्वायर। नहीं, इतने बड़े एंगल के लिए काम नहीं करेगा, 90 डिग्री है। अगर आप डी थीटा बाय डी टी मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा ए लिखते, समझ गए? अब ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, आई बाय एम जी एल है, एम्पलीट्यूड पाई बाय 2 है। ये सब काम नहीं करेगा, इतना बड़ा एंगल है। समझ गए? तो ये पूरा एसएचएम नहीं था। हम ये नहीं कह रहे कि ये पूरा एसएचएम है, हम ये भी नहीं कह रहे हमने इसका टाइम पीरियड निकाल लिया है। टाइम पीरियड अब भी हमने मेन पोजीशन के अबाउट छोटे ऑक्सीलेशन का निकाला है। ये तो इस मदद से हमें रेशियो मिल गया है, इसकी हेल्प से सिर्फ हमने रेशियो निकाला है। मतलब ये ऑक्सीलेशन, हम इस ऑक्सीलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी भी छोटे ऑक्सीलेशन की बात कर रहे हैं। इसकी मदद से रेशियो ढूंढ लिया है हमने। तो π/7 वाला हो गया, वो कौन सा था? क्योंकि mg की वैल्यू k1 प्लस k2x होगी, तो k1 प्लस k2 बाय m x बाय g आ गया, और यही हमें चाहिए था। नेक्स्ट, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मतलब ये वाले केस, ये एम, ये कैपिटल एम। अब हमें इसको ऑक्सीलेशन निकालने हैं। अगर इसके पास भी मास है, इसके पास मास है, तो दिक्कत कहां हो गई? पहले ये समझिए कि दिक्कत आखिरकार आई क्यों। क्योंकि अगर ये m है, ये x जाएगा, ये x बाय 2 जाएगा, यहां टेंशन kx बाय 2 होगी। तो यहां kx बाय 2 होगी, तो यहां सीधे kx बाय 4 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पे बराबर बराबर है। लेकिन अगर यहां टेंशन डिफरेंट है, तो आप इसकी टेंशन डायरेक्ट नहीं लिख पाए। आ गया समझ में? तो या तो हम इसको रोटेशन, पक्का समझ गए गड़बड़ कहां हो रही है? कि हमें ये टेंशन पता है, लेकिन ये दोनों बराबर हैं इस केस में, तो आधी कर दी, तो kx बाय 4। लेकिन यहां हम kx बाय 4 नहीं कर सकते, क्योंकि यहां ये x है, ये अभी भी सही है x बाय 2, ये अभी भी सही है कि यहां टेंशन kx बाय 2। लेकिन यहां पे जो टेंशन होगी वो kx बाय 4 से थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इन दो टेंशन में ये बड़ी होगी, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ये ऐसे घूमेगा, तो हमें इस टेंशन की जरूरत पड़ेगी ज्यादा। तो ये आधा आधा नहीं बटा, आधे से ज्यादा इसमें गया, कम इसमें गया, तो वो मिल जाए कि कितना है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो या तो हम क्या करें कि वाकई में ये अननोन मान लें, ये टी मान लें, ये टी डैश मान लें, और हम निकाल लेते हैं। तो टी प्लस टी डैश की वैल्यू kx बाय
kx/2 नहीं है। समस्या यह है कि t और t डैश भी सम उसके बराबर नहीं है। एम ए, ये फील आया? और ये a/2, क्योंकि अगर इसका एक्सीलरेशन a होगा तो इसका a/2 होगा और इसका एक रोटेशन भी होगा a/2r। सोचो, मैं ऐसे सोच लेता हूं, चलो ये a डैश है, ये अल्फा डैश है, ऐसे ही लिख लें, a डैश प्लस अल्फा डैश r इक्वल टू a, एक इक्वेशन। और एक ये वाला इक्विलिब्रियम है तो a डैश माइनस अल्फा डैश r इक्वल टू 0। मतलब क्योंकि ये थ्रेड तो हिलना नहीं है तो ये तो रेस्ट पे, तो a डैश और अल्फा डैश r की बराबर, तो यहां से a डैश की वैल्यू a/2 और अल्फा डैश r की वैल्यू a/2r। तो ये a/2 वैसे भी हमें डायरेक्ट दिख रहा था कि वो x जा रहा है तो x/2, और रोलिंग टाइप की होनी है तो a/2r, ये अल्फा। अब हम इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन हमारे पास एक ही है, कहां बड़ा है, ये m, ये स्मॉल m। अब इसकी लिखते तो mg माइनस टी इक्वल टू ma, और तीसरी रोटेशन की t इंटू आर, टी डैश इंटू आर, दिस का हाफ m r स्क्वायर अल्फा a/2r। पक्का समझ में आया? इससे t और t डैश हम दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई किया तो t माइनस टी डैश इज इक्वल टू m/2 a, m/4a, ठीक है। और mg माइनस टी इक्वल टू ma। तो t और t डैश की वैल्यू ये उठा के मैं यहां छाप रहा हूं, तो यहां से मैं t की वैल्यू छापा, कितनी है, mg माइनस ma। यहां t डैश की वैल्यू t माइनस ma/4, और t खुद कितना है, mg माइनस ma, लिख सकते हैं। तो t डैश की वैल्यू mg माइनस ma माइनस ma/4 माइनस kx/2 ma/2। तो यहां से x अलग करूं, a अलग कर दूं, तो mg और mg 2mg, एक कैपिटल mg भी था कहीं, यहां एक कैपिटल mg भी, प्लस कैपिटल mg, ठीक है। ma वाले टर्म इधर, kx/2 वाले इधर, kx/2 ma वाले, तो a के साथ कैपिटल m/2 प्लस m इंटू 2a, m इंटू 2 प्लस कैपिटल m/4, कैपिटल m/4। ये 2 मैं नीचे डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली तो यहां 2 अगर डिवाइड करूं तो ma k/4x, या मैं लिख रहा हूं k/4x, ये पूरा टर्म ही नीचे ले जाता हूं, k/2 अपॉन 2m प्लस 3m/4 इंटू x इक्वल टू a, और ये बना कुछ सम कांस्टेंट, दिस अपॉन दिस, ये कुछ कांस्टेंट आया। अब जरा देखिए, एक्सीलरेशन x में लीनियर है, तो ये SHM की कंडीशन है, और फोर्स हमारा था कांस्टेंट माइनस kx टाइप का हो जाता था, तो एक्सीलरेशन नया कांस्टेंट बाय k/mx है, तो यही हमारा k/m है। या तो इतना गंदा करो, ठीक है, जो कि वाकई में बहुत ही गंदा था, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करें जब हमें सीधे रेशो ही तो चाहिए। तो ये इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे लिए सीधी जुगाड़, हमें ये सब निकालना ही नहीं, बस हमें ये समझ में आना चाहिए कौन कितना गिरा। ये x गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgx, वर्क डन बाय दिस mgx/2, वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ k
x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। और जब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो जिसका x माना उसी का v, जिसका x/2 उसी का v/2, और शायद रोटेशन भी समझ में आ रहा है, v/2r इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, कैपिटल एम v/2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम और डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर v/2r का होल स्क्वायर। समझ गए? अब इसको mg प्लस mg/2x माइनस हाफ या डिफरेंशिएट कर दो, बाद में देखेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कुछ याद आया? तो mg प्लस कैपिटल mg माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो k/4x, उससे फर्क पड़ना नहीं है, इज इक्वल टू, यहां से डिफरेंशिएट करते तो ये 2 सब vdv/dx में चले जाते, m प्लस m/4 प्लस m/8 vdv/dx। यह आया समझ? तो ये हमारा एक्सीलरेशन है, ये हमारा मास है, तो ये एक तरीके से नेट फोर्स, और नेट फोर्स हमारा लीनियर है, तो ये हमारा कांस्टेंट है। तो F इक्वल टू C माइनस के एक्स टाइप का फॉर्म बन गया। तो ये तो कांस्टेंट चला गया, जो ये बता रहा है कि मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ पे नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से कुछ एक्सटेंशन इनिशियल रहा होगा। ये हमारा K इफेक्टिव है, ये हमारा M इफेक्टिव है, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट n प्लस ये 3m/8 बाय k/4। उतना गंदा करके आया था, ये सीधे ऐसे आ जाएगा। बस आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, जिसका x माना उसी का v, जिसका x उसी का v, x/2 v/2 और प्रॉपर रोलिंग और टोटल कंडीशन। तो इस पूरे में यह बात समझ में आ रही कि ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं है, कांस्टेंट फोर्सेस से मीन पोजीशन बदल रहे हैं। तो आप शुरू से ही ग्रेविटी ना भी लिखते तो भी चलता, बस अगर आप ग्रेविटी इग्नोर मारोगे तो इनको नेचुरल लेंथ पे मानना पड़ेगा फिर। समझ गए? तो यहां हमने सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के के इफेक्ट और एम इफेक्ट निकाल दिया। रोटेशन में भी शायद मैंने बात की थी इसकी, तो क्वेश्चन ये था, इसका टाइम पीरियड चाहिए था, फाइंड टाइम पीरियड। एग्जाम्पल 2 उसी तरह का जो मैंने पहले क्लास में लिया होगा। K1 K2 M रेडियस R डिस्क, म्यू इनफ फॉर रोलिंग, फाइंड टाइम पीरियड। ये था जैसे क्वेश्चन। मिनिमम म्यू इफ एम्पलीट्यूड इज A। ये देखिए क्वेश्चन, पहले पार्ट में कुछ खास करना नहीं है, टाइम पीरियड पूछा है। इस बार ग्रेविटी तो वैसे ही रोल प्ले नहीं करेगी, एक्स खिसकाने पे ये दबेगा, ये खिंचेगा, जो भी है, लेकिन फ्रिक्शन है, लेकिन वर्क करता नहीं फ्रिक्शन रोलिंग में। रोलिंग में फ्रिक्शन वर्क नहीं करता। इसका मतलब अगर हमें वर्क डन मानना है, तो अगर मैंने इसको x माना है, ये x, तो ये 2x दबा होगा। सोचो, ये अगर अपनी नेचुरल लेंथ से x खिसका है तो ये 2x दबा होगा, ठीक है। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, तो फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे kx आया होगा, तो इस पे k इंटू 2x आया होगा, आया समझ में, और इस पे फ्रिक्शन आया होगा किसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब फ्रिक्शन कहीं भी आ सकता है, तो फ्रिक्शन मैंने मान लिया कहीं भी आ गया, मान लिया इधर,
क्योंकि फ्रिक्शन स्टैटिक है तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, वो अपने आप निकलेगी। लेकिन हमें यह पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हम सीधे एनर्जी से कर लेंगे कि इसके पास अगर स्पीड v है तो इसके पास रोटेशन v बाय r का है। अब एनर्जी कौन कौन सी है, हाफ k1 x स्क्वायर, हाफ k2 2x का होल स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, हाफ 1/2 mr स्क्वायर v बाय r का होल स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये समझ में आया? टोटल एनर्जी का सम तो कांस्टेंट है और दो ही तरह की एनर्जी है, एक स्प्रिंग की एनर्जी एक ही है, और इसी को हाफ k1 प्लस 4k2 x स्क्वायर प्लस हाफ m प्लस m बाय 2 v स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब या तो आप डिफरेंशिएट कर दो या यही दिख रहा है कि ये हमारा k इक्विवेलेंट है, ये हमारा m इक्विवेलेंट। आ गया समझ में? तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m प्लस m बाय 2 बाय k1 प्लस 4k2। पक्का आ गया समझ में? ऑब्वियसली आप डिफरेंशिएट करते तो ये बन जाता k1 प्लस 4k2 x इज इक्वल टू m प्लस m बाय 2 v dv बाय dx। तो ये एक्सीलरेशन बनता, तो ये m इफेक्टिव, टोटल फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, ये के इफेक्टिव, ये m इफेक्टिव। लेकिन एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सीधे समझ में आ रहा था। लेकिन अब हमसे एक और चीज पूछ ली कि मिनिमम म्यू, क्योंकि इस पर चूंकि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो फ्रिक्शन की भी अपनी एक लिमिट है। आपने ज्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड दे दिया तो जितना बड़ा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा फ्रिक्शन की डिमांड होगी। क्यों? जितना बड़ा एम्पलीट्यूड उतना बड़ा एक्सीलरेशन, और जितना बड़ा एक्सीलरेशन उतना बड़ा फ्रिक्शन। आया समझ में? तो फ्रिक्शन की लिमिट किस पॉइंट पे चेक करनी है, मीन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पे? तो एक्सट्रीम पे हमें समस्या है कि एक्सट्रीम पे चेक करना है, तो स्लिप करने के चांसेस एक्सट्रीम पे ही हैं, तो क्यों ना मैं इसे KA, इसे 2KA ले लूं। या आप x भी लिखा रहे हो, अपने आप x के टर्म में आंसर आ जाएगा। ये अब फ्रिक्शन कहीं यहां था, तो या तो हम इक्वेशन लगाएं एक ट्रांसलेशन की F इक्वल टू m एक आई अल्फा, लेकिन रियलिटी ये हमें जरूरत नहीं है। इसका एक्सीलरेशन हमें ऑलरेडी पता है ओमेगा स्क्वायर x है, और चूंकि हम ओमेगा निकाल चुके हैं तो जो भी इसके रोलिंग वॉलिंग का असर होगा वो इस ओमेगा के अंदर आ चुका होगा। आ गया समझ में? और ओमेगा हमें पता है, तो ये आया। तो अब इक्वेशन क्या बनी, 2kx, शायद k2 है, k2 और k1 प्लस k1x माइनस f इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 2k2 प्लस k1 माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू x। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और सही बात है, ऐसा होना ही था। ये तो वैसे ही x के प्रोपोर्शनल था, ये भी x के प्रोपोर्शनल है, और नेट फोर्स अगर x के प्रोपोर्शनल है तो इसको भी x के प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा। मतलब फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। फ्रिक्शन भी स्प्रिंग की तरह ही फोर्स अपना बदल रहा है, और बदल सकता है क्योंकि स्टैटिक है। आ गया समझ में? और अब f की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब यहां a लिखा होगा, और m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है k1 प्लस 4k2 बाय m प्लस m बाय 2। तो ये बना 2k2 प्लस k1 माइनस k1 प्लस 4k2 बाय 2 बाय 3, इसका 2 बाय 3, ठीक है, इंटू x। ठीक है, तो 6 माइनस 4 2k2 प्लस k1 बाय 3x। तो ऑन सॉल्विंग फ्रिक्शन आया 2k2 प्लस k1 बाय 3 इंटू x। ये फ्रिक्शन आ गया, और ये माइनस, सॉरी 8 है, ये 6 माइनस 8 माइनस 2k2, ये आया फ्रिक्शन। और हमें ये चाहिए कि दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg, और x की वैल्यू क्या ले लूं, a, और बेहतर है यहां मॉड लगा दो।
क्योंकि हमें पता नहीं K1 बड़ा है कि 2K2, तो हमें यह पता नहीं फ्रिक्शन इधर है कि इधर है, तो सही है, हमें वैसे भी पता नहीं था वो, तो हमें उसका मॉड μmg से बड़ा चाहिए, तो एम्पलीट्यूड शुड बी लेस देन और इक्वल टू μmg अपॉन गंदा सा 2K1 माइनस 2K2 बाय 3। कुछ समझ में आया? लास्ट में क्या हुआ कि फ्रिक्शन की वैल्यू हमने कैसे निकाली, चूंकि हमें एक्सीलरेशन पता था, फ्री बॉडी डायग्राम पता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई। ये रोलिंग करेगा तो ये x ये 2x ही तो होता है, रोलिंग करते समय टॉप मोस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट डबल होता है ना, ये v बाय आर 2v, इसका 0 आ गया यार, किसका x तो एज्यूम किया ये हमने, माना सेंटर मास x गया तो टॉप पॉइंट 2x, क्योंकि ये x इधर और ये x इधर, मतलब सेंटर मास के रिस्पेक्ट में x जाएगा, सेंटर मास खुद x आगे चला गया तो 2x। याद करो ये मैंने कभी बताया था कि धागा कितना खुलता है, ये x जाता है तो धागा ये 2x खुलेगा, और जितना खुलेगा उतना स्प्रिंग दब जाएगी वो। ये मतलब ये थीटा भी SHM कर रहा है, थीटा भी साइनसोइडल है, इसका पोजीशन भी साइनसोइडल, ट्रांसलेशन नहीं कराया हमने, इसको ऐसे x खिसकाया, ऐसे घुमाया, सेंटर मास x घुमा, और ये रोटेट भी x बाय आर रोटेट हुआ है। रोलिंग का मतलब क्या है? नहीं दोनों कैसी के अंदर आ गया, क्योंकि मास एनर्जी लिखते समय दो तरह के मास आए, तो रोटेशनल मास भी इसके अंदर आ गया। हाँ ये तो बता सकते थे x पे, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा वो नहीं बता सकते थे। इसने कहा नहीं आया, आया ना, हमने यहां फोर्स थोड़ी, यहां वर्क लिखा है, वर्क में नहीं आएगा, फोर्स में तो आया, लिया फ्री बॉडी डायग्राम में लिया, तो फोर्स तो वैसे इनके ये है, लेकिन डेरिवेटिव करने पे तो ऐसा कुछ आया है, तो अलग आया ना, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू खुद K1 K2 पे डिपेंड कर रही है। इक्वेशन हम ट्रांसलेशन की लिख रहे हैं, तो इसमें हमें ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन ही लिखना पड़ेगा। वो जो मासेस या एक और इक्वेशन होती टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, उस इक्वेशन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनडायरेक्टली वो इक्वेशन ओमेगा के कैलकुलेशन में यूज हो चुकी है। हमने एक ही लिखी F इक्वल टू एम ए, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा तो नहीं लिखी, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, हमारे पास ओमेगा है, तो ओमेगा निकालने के लिए हम रोटेशन का इफेक्ट ले चुके हैं।